नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। किडनी के कट सेक्शन में, वर्टिकल कट सेक्शन ऑफ किडनी में हम लोग ने देखा था बाहर वाला एरिया इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, और रीनल कॉर्टेक्स जो है वो ग्रैन्युलर दिखता है। ग्रैन्युलर यानी इसमें ग्रेन लाइक पार्टिकल है। ये सारे के सारे ग्रेन लाइक पार्टिकल एक्चुअली में वाकई में नेफ्रॉन होते हैं। इसमें से एक ग्रेन लाइक पार्टिकल एक नेफ्रॉन को बाहर निकालता है। दिख रहा है तुझे? गायब हो गया वहां से, जादूगर है सर। अब इस नेफ्रॉन को जूम करते हैं। मंत्र पढ़ रहा है सर, जूम। ओके, अब इसको जब मैंने बाहर निकाला, ये डॉट की तरह दिखता है। मैंने इसको जूम करके देखा तो पता चला डॉट नहीं है, और जूम किया तो पता चला अरे ये तो कुछ लाइन जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा। और ज्यादा जूम किया तो पता चला ये तो एकदम कुछ इस तरह का दिख रहा है। काफी ज्यादा जूम करके जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ये ऐसा दिखता है। नेफ्रॉन का एक सेपरेट डायग्राम वाला लेक्चर बनाया है मैंने। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर तूने देखा है और तूने प्रैक्टिस किया है। तो वाकई में ये ऐसा दिखता है। अब इसकी कहानी ऐसा है बेटा कि इसको अगर स्ट्रेट कर दे हम लोग तो ये 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा है। नेफ्रॉन इज 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, नेफ्रॉन का कोई डेफिनेशन पूछेगा ना कि नेफ्रॉन है क्या, तो बोलने का नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी होती है, ओके, जिस तरह से एक पैराग्राफ अल्फाबेट्स का बना होता है, उसी तरह से किडनी बेसिकली नेफ्रॉन का बना है। सो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इतना हमको मालूम होना चाहिए। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स देखते हैं। नेफ्रॉन के दो बेसिक पार्ट है। पहला पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे मैल्फीजियन बॉडी, और इसको मैल्फीजियन कॉर्पसल भी बोल सकते हैं। इसको रीनल बॉडी या तो फिर रीनल कॉर्पसल भी बोल सकते हैं। इसको पिग्मेलियन बॉडी और पिग्मेलियन कॉर्पसल भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट है रीनल टिब्यूल। अब इसको यहां तोड़ देते हैं। ये जो शुरुआत वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, इसको बोला जाएगा मैल्फीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल और पिग्मेलियन कॉर्पसल, whereas the rest tube like structure is called as renal tubule. now मैल्फीजियन बॉडी में दो स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप्ड पार्ट है इसको हम बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल।
Let's put it over here. So Malpighian body is further divided into two parts. First is glomerulus and second is Bowman's capsule. Renal tubule is further divided into four parts. So what are those four parts? देखिए चार पार्ट बहुत इजी है बेटा. ये स्टार्टिंग वाला जो है यहां तक इतना ट्यूब, इसको हम बोलेंगे पीसीटी. फिर ये जो है इसको हम बोलेंगे डीसीटी, प्रॉक्सिमल convoluted tubule, distal convoluted tubule. Then this U-shaped part, this is called as loop of Henle's. And the last part, this is called as collecting tubule or collecting duct. So let us write it over here. So पहला पार्ट है पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी और फिर सीटी और सीडी. फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कलेक्टिंग टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट. इतना समझा बेटा. नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनली को हेनलीज लूप भी बोल सकते हो, घुमा के बेटा. इसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में. डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, hairpin bend. Which is also called as U-shaped bend. So जो हिस्सा यूरिन को नीचे लेके जाता है इतना, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब. फिर ये जो है दिस इज यू शेप्ड बेंड और हेयर पिन बेंड, और जो यूरिन को ऊपर लेके आएगा दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब. सो इतना बेसिक पार्ट है नेफ्रॉन का विच यू आर सपोज टू नो. अब इसमें ना एक डिटेल और याद रखो कि एक्चुअली में ना इसका नाम, ये डायग्राम का नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. So actually it is called as uriniferous tubule. इसमें से अगर हम लोग कलेक्टिंग डक्ट को निकाल दें, so uriniferous tubule माइनस कलेक्टिंग डक्ट, फिर जो स्ट्रक्चर बचता है ना उसको नेफ्रॉन बोलते हैं. So what is nephron? Nephron is uriniferous tubule माइनस कलेक्टिंग डक्ट, यानी सिर्फ यहां तक आगे का जो भी हिस्सा है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं. ओके, और उसी नेफ्रॉन में अगर कलेक्टिंग डक्ट को साथ में कंसीडर करते हो देन बेटा इट इज कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब अक्सर टेक्स्ट बुक में क्या है ना, नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ये वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, दोनों वर्ड्स को समान माना जाता है. बट ये छोटा सा फर्क है. इसका टेक्निक ऐसे याद रखो, न से नेफ्रॉन और न से नहीं है. क्या नहीं है? कलेक्टिंग डक्ट नहीं है. सो अगर पूरे स्ट्रक्चर में कलेक्टिंग डक्ट नहीं है तो वो नेफ्रॉन, और अगर कलेक्टिंग डक्ट है तो वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ऑलराइट, वहां कोने में ग्लोमेरुलस का जी है बेटा. ओके, वो थोड़ा एडजस्ट कर लो. चलो इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं.
अब नेफ्रॉन के एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। ओके, कोई नहीं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को समझने के लिए ओके, जो नेफ्रॉन का बेसिक सा डायग्राम था, ये है बोमेन्स कैप्सूल, लेट्स से पीसीटी, हेनलीज लूप, फिर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, और यहां इसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस। अब इतने पार्ट को काटते हैं, काटने के बाद इसको अलग करके खड़ा करके ड्रॉ करते हैं। सो देखो एक्चुअल में कहानी क्या है। एक्चुअल में कहानी कुछ इस तरह की है कि ये है पूरा का पूरा बोमेन्स कैप्सूल, जो कि कप शेप या तो तुम बोल सकते हो यू शेप है। अब इसके ऊपर ना यहां पर जो ब्लड वेसल जिसका डायमीटर मोटा है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल अंदर आता है, फिर बहुत सारे कैपिलरीज में टूट जाती है। सो एफरेंट आर्टेरियोल अंदर आके डिवाइड्स इनटू मेनी कैपिलरीज, फिर these capillaries rejoin and they will exit as another blood vessel जिसका डायमीटर बहुत ही पतला है। आसान भाषा में जो ब्लड वेसल ब्लड को नेफ्रॉन के पास लेकर आती है उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट रीनल आर्टीरियोल। और जो ब्लड वेसल नेफ्रॉन से ब्लड वापस बाहर लेकर जाती है उसको हम बोलते हैं इफरेंट रीनल आर्टीरियोल। और अंदर की तरफ यहां जो कैपिलरीज का झुंड बना है, पूरा का पूरा ये जो नेटवर्क है, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। सो ये ग्लोमेरुलस बना कैसे, ग्लोमेरुलस कहां से बनता है, पूरा स्टोरी एक्चुअल स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था किडनी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में, कि यहां से एओर्टा नाम का ब्लड वेसल आता है, रीनल आर्टरी किडनी को देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कट सेक्शन ऑफ किडनी में हमने देखा था कि रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जा रहा है। सो एओर्टा से रीनल आर्टरी बना, रीनल आर्टरी अंदर जाके हर एक नेफ्रॉन के पास जाके एफरेंट रीनल आर्टीरियोल वाला ब्रांच देगा। ओके, सो व्हाट वी फाइंड इज एओर्टा divides and aorta divides and it gives rise to renal artery. रीनल आर्टरी वापस से डिवाइड होगा, ओके, और रीनल आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाएगा, रीनल आर्टरी बनाएगा एफरेंट रीनल आर्टीरियोल। एफरेंट रीनल आर्टीरियोल वापस से डिवाइड होगा, ओके, और बनाएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का मीनिंग क्या है, ग्लोमेरुलस का मीनिंग इज कि ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ
कैपिलरीज का मतलब होता है इट इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। फिर ये सारी कैपिलरीज अब तक देखो डिवाइड हो रहा था, इट्स लाइक अ मोटा पाइप, एक मोटा पाइप, ओके, पूरे बिल्डिंग का मोटा पाइप डिवाइड हो रहा है पतले पतले पाइप में, जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। सो रीनल आर्टरी यानी कैसा था, एओर्टा बिल्डिंग का मोटा पाइप है, रीनल आर्टरी हमारे घर को जो पानी का पाइप सप्लाई मिल रहा है वो, फिर हमारे घर को जो पानी का पाइप सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, उसमें से एक पानी का सप्लाई जाएगा वॉश बेसिन को, एक जाएगा वॉशरूम को, ओके राइट। सो फर्दर डिवाइड होता है एफरेंट रीनल आर्टीरियल में, और वो भी फर्दर डिवाइड होता है ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस के बाद कुछ डिवाइड नहीं होता है, ये सब के सब कैपिलरीज आपस में वापस से यूनाइट होते हैं, और यू कैन से दे विल गेट फ्यूज्ड सो एज टू फॉर्म efferent renal arteriole। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि एफरेंट रीनल आर्टीरियोल जो है ना उसका डायमीटर बड़ा है, इफरेंट रीनल आर्टीरियोल का डायमीटर छोटा है। सो इसको वी विल राइट इट लाइक दिस, एफरेंट arteriole, afferent arteriole has broader diameter than efferent arteriole। So afferent का डायमीटर चौड़ा है, ओके, इट इज ब्रॉडर देन efferent। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट यू कैन रिमेंबर, इफरेंट का ई का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, दैट मीन्स टू कम आउट। सो यू कैन सी दैट इफरेंट आर्टीरियोल कैरीज द ब्लड आउटसाइड द नेफ्रॉन, वो ब्लड को बाहर लेकर आता है, इसलिए उसका नाम रखा है इफरेंट। ऐसा ही वर्ड हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन। जो न्यूरॉन बॉडी से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएगा, यानी नर्वस सिस्टम में मैसेज लेकर आया वो एफरेंट, और नर्वस सिस्टम से मैसेज बाहर लेकर आना वापस बॉडी के पास, दैट इज इफरेंट। ओके, सो दैट इज एफरेंट एंड इफरेंट, इतना अच्छे से याद रखना बेटा। ओके, सो ये है ग्लोमेरुलस का इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम लोग बोमेन्स कैप्सूल डिस्कस करेंगे, पहले डायग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं। बोमेन्स कैप्सूल पूरा का पूरा ये है, यू शेप, या तो इसको कप शेप्ड भी बोल सकते हो। अब इस बोमेन्स कैप्सूल में दो लेयर है, इसका ये जो बाहर वाला लेयर है ये, इसको हम बोलेंगे पैराइटल लेयर, और इसका जो अंदर वाला लेयर है ये वाला बेटा, इस अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे विसरल लेयर। अब इसको कैसे याद रखें, इसको हम याद रखेंगे हमारे योयो स्टाइल में, हमारे देसी स्टाइल में। देसी स्टाइल में ये याद रखो कि जो बाहर वाले लोग होते हैं वो पराये लोग होते हैं, राइट। सो ऐसे याद रखो, आउटर लेयर इज पैराइटल, और जो अंदर वाले होते हैं, इसको मराठी लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले, ओके, जो अंदर वाले लोग हैं ते खूप महत्वाचे असतात, त्यांना विसरू नका। ओके, सो इनर इज विसरल एंड आउटर इज पैराइटल। मस्त में याद रखने का फैंसी वर्ड है। अगर समझो तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर आता है और तुमको ताना मारता है, बोलता है क्या यार तुम तो हमसे बात ही नहीं करता, हम पे ध्यान ही नहीं देता, तो बायोलॉजी स्टाइल में बोलने का इट इज बिकॉज यू आर पैराइटल एंड माय फैमिली मेंबर्स आर विसरल। रिलेटिव सुनते बराबर 180 हो जाएगा उधर, 180 डिग्री यानी फ्लैट। बोलेगा बहुत बायोलॉजी में गाली देता है ये, बोलेगा गाली नहीं है, किडनी का कॉन्सेप्ट है, मैं अपना रिवीजन कर रहा हूं, मैं जानता हूं तू फालतू पंचायत करने आया है। ओके राइट बेटा,
सो दैट इज पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। अब उसके बाद यहां बीच की ये जो जगह है, ये पूरी जो अंदर की जगह है ना, जगह को लूमेन भी बोल सकते हैं। लूमेन मतलब इनर स्पेस, इसका नाम दिया है यूरिनरी स्पेस, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैप्सूलर स्पेस, यानी कैप्सूल के अंदर की जगह। उसका नाम यूरिनरी स्पेस इसीलिए है क्योंकि वहां पे यूरिन जमा होता है। जो भी कचरा वाला ब्लड आता है ना, उस ब्लड में जो भी कचरा है वो कचरा फिल्टर होके इस तरफ आता है, बोमेन्स कैप्सूल में जमा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, फिर इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, दैट इज कॉल्ड एज नेक। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बोमेन्स कैप्सूल के पैराइटल लेयर पे खास किस्म के सेल्स होते हैं। ओके, अब ये सेल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दो, स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। ये एरो रब कर देते हैं, उल्टा ड्रॉ करूंगा मैं, ये सेल और ये उसका फुट लाइक प्रोसेस, और ये सेल का न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल, ये उसका फुट लाइक प्रोसेस, ये उसका न्यूक्लियस। अब ये सेल दिखता कैसा है? ये सेल कुछ इस तरह का दिखता है। ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये उसका फुट लाइक प्रोसेस। इस सेल को बोलते हैं पोडोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल, मैच्योर सेल। पोडो का मतलब फुट, एक ऐसा सेल है जो मानो ऐसा लगता है उसके पास पैर है, उसके पास लेग्स है, और इसके दो पैर के बीच में जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। स्लिट का मतलब ओपनिंग। जिस तरह से जब हम लोग कोई भी चीज छानते हैं, राइट, वो जो छन्नी आता है ना, छन्नी, इंडिया ग्रेट कंट्री, वो ऐसा उससे ऐसा चांद को देखता है, फिर अपने हस्बैंड को देखता है। ओके, राइट, वो जो छन्नी आता है ना बेटा, हाँ, अब बात यही है कि वो छन्नी में कैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको हम स्लिट्स या ओपनिंग बोलेंगे, जिसके अक्रॉस फिल्ट्रेशन होता है। उसी तरह से जब कचरा वाला ब्लड अंदर को आता है, सो उसमें से कचरा इन पोडोसाइट्स के बीच में जो होल्स है उसमें से छन के फिल्टर होके इस तरफ कैप्सूलर स्पेस में जमा हो जाता है, और ऐसे पोडोसाइट्स यहां पूरे के पूरे चिपके रहते हैं बेटा। और इन पोडोसाइट्स के फुट लाइक प्रोसेस के बीच में जो होल्स है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ओके, नेक्स्ट, अदर देन दैट, पैराइटल लेयर में यू विल फाइंड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी फ्लैट सेल्स। नेक ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में व्हाट यू विल फाइंड इज हेयर लाइक सीलिया। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, फाइन। अब ग्लोमेरुलस का पार्ट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोमेन्स कैप्सूल पे। चलो चलो, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में क्या क्या सीखा तूने? पॉइंट नंबर 1, इसको यू शेप भी बोल सकते हो, कप शेप्ड भी बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट, उसमें दो लेयर्स हैं बेटा, जिसमें से आउटर लेयर को पैराइटल लेयर बोलते हैं, बाहर वाले लोग पराये होते हैं, और इनर लेयर को हम विसरल लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट,
दोनों लेयर के बीच में जो जगह थी उसको बोलते हैं कैप्सूलर स्पेस, कैप्सूलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस। ओके, नेक्स्ट उसके अलावा जो अंदर वाला लेयर है, विसरल लेयर, shows special cells called as podocytes. Podocytes वो cells होते हैं which has got foot-like processes. So it has got multiple foot-like processes. और इसके foot-like processes के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट्स, स्लिट्स का मतलब होता है ओपनिंग, और इसी फिल्ट्रेशन स्लिट के अक्रॉस पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट बोमेन्स कैप्सूल में यू विल फाइंड स्क्वेमस एपिथेलियम। बोमेन्स कैप्सूल खत्म होने के बाद नेक वाला पार्ट आता है जहां पे यू विल फाइंड सेल्स विथ सीलिया। सीलिया मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नेक का जो लूमेन है, इनर स्पेस है, उसको बोलते हैं यूरिनरी पोल। सो इतना बेसिक हमको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू बोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, नेक्स्ट फिर उसके बाद आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज पीसीडी। फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्यों बोला है? जिसमें से प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है फोल्ड्स, और ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो हमने डायग्राम में देखा था कि ये बोमेन्स कैप्सूल इसके नजदीक में ही है ये, और नजदीक में है पर ऐसा सीधा नहीं है, ओके, स्ट्रेट नहीं है, ये फोल्डेड है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल क्योंकि इसके नजदीक है, कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि ये फोल्डेड है, और क्योंकि ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है इसलिए टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब इस पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर अगर इसको हम जूम करके देखें, ये बोमेन्स कैप्सूल और ये पीसीटी, अब इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, यानी क्यूब जैसे सेल्स होते हैं दोनों भी तरफ, और इन क्यूब जैसे सेल्स के ऊपर एक टूथब्रश नहीं आता है, टूथब्रश के ऊपर कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे यहां पे पूरा का पूरा ब्रश बॉर्डर दिखता है ऐसा, ऊपर भी ऐसा। अब जब इसको निकाल के जूम करके देखते हैं तो पता चलता है हर एक सेल ऐसा क्यूब जैसा है, और ये ब्रश बॉर्डर जो है ना वो एक्चुअली ऐसे सिंगल लाइन नहीं है, इट इज अ फिंगर लाइक फोल्ड व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। सो ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, और यू कैन कॉल इट एज माइक्रोविलाई। सो पीसीडी की सबसे खास बात यह है कि पीसीडी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, with brush border which is also called as that is microvilli।
सर ये ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविलाई का क्या काम है? सिंपल, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये कहानी कैसी है, ये कहानी ऐसी है कि ग्लोमेरुलस से ओके जो भी कचरा छन के आया है बोमेन्स कैप्सूल में वो गया पीसीटी में। अब पीसीटी के अंदर कैसा होता है, कचरा भी होता है यानी बेकार का मटेरियल भी है और काम का मटेरियल भी है। इसीलिए पीसीटी क्या चाहेगा, इसमें से जितना काम का मटेरियल है उसको खींच के उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस से मैं बॉडी को दे दूं। पर पीसीटी उसको रीअब्सॉर्ब तभी कर पाएगा जब मटेरियल बहुत देर तक, बहुत समय तक पीसीटी में रहेगा। अब अगर पीसीटी स्ट्रेट होता, स्ट्रेट यानी ये तो हाईवे जैसा हो गया जहां लोग गाड़ी भगाते और गाना गाते, धूम मचा ले, राइट। अब इसीलिए कुदरत ने क्या किया, पीसीटी को लूप्स में फोल्ड किया, लूप्स में। सो ये कैसा हो गया, ये स्पीड ब्रेकर जैसा हो गया। इसलिए कंटेंट है ना ऐसा फट से जल्दी से निकल नहीं जाएगा। पीसीटी फोल्डेड है तो कंटेंट आराम आराम से जाएगा पीसीटी। सो पीसीटी इज कॉन्वोल्यूटेड, इट इज लूप्ड, it is thrown into folds so that the content will remain inside PCT for longer time। और जितना ज्यादा समय के लिए वो रहेगा, कंटेंट आराम आराम से जा रहा है, तो बॉडी देखता है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है कि यूजफुल मटेरियल है। अच्छा यूजफुल मटेरियल है जैसे ग्लूकोज, तो चलो इसको ले लो, काम का ये तो। विटामिन, अरे इसको यूरिन में मत जाने दो, काम का है। जैसे तेरे कचरे के डब्बे में कचरे के साथ साथ अगर समझो तेरा मोबाइल फोन भी है, so it's like कचरा is like waste, मोबाइल फोन is like यूजफुल मटेरियल। तो क्या तुम मोबाइल फोन को जाने दोगे? अब अगर कचरा मैंने फट से फेंक दिया तो तुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा यूजफुल मटेरियल है। पर अगर मैं कचरे को धीरे धीरे डाल रहा हूं, तूने देखा अरे मेरा मोबाइल भी गिरा, तो तू क्या करेगा, मोबाइल को वापस से अपने घर में रख लेगा। उसी तरह से हमारे शरीर में भी यही होता है। हमारा शरीर भी हमारा घर है। जो भी यूजफुल मटेरियल है जैसे ग्लूकोज है, विटामिन है, अगर वो गलती से कचरे के साथ बाहर निकल रहा है बॉडी के, सो बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब करता है। पर बेटा रीअब्सॉर्ब करने के लिए द कंटेंट हैज टू रिमेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इसलिए कुदरत ने पीसीटी को फोल्ड्स में बनाया। और तो और पीसीटी के अंदर ये माइक्रोविलाई दिया विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी क्या करते हैं ना, कंटेंट को धीरे धीरे आगे की तरफ भेजते हैं ताकि कंटेंट तुरंत आगे नहीं निकल जाए, और समय समय पे यूजफुल मटेरियल को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी में अवेलेबल करवाते हैं। क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट लो इसका। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हेनलीज लूप डिस्कस करेंगे बेटा, और डीसीटी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ना इसको काफी ज्यादा डिटेल में सिखाऊंगा मैं। ज्यादातर रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होगा बेटा। तो पहला ग्लोमेरुलस, फिर बोमेन्स कैप्सूल, तीसरा पीसीडी, अब चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है हेनलीज लूप। हेनलीज लूप में कैसा है ना, इसके तीन पार्ट है बेटा। ओके, एक पार्ट जो नीचे की तरफ लेके जाता है यूरिन को, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ओके, फिर एक यू शेप पार्ट है, और एक पार्ट जो यूरिन को ऊपर लेके आएगा उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। अब मैंने जानबूझ के सिर्फ दो ही पार्ट लिखा है क्योंकि यही ज्यादा कंफ्यूज करता है बेटा। डिसेंडिंग लिम्ब जो है ना, उसका वॉल जो है पतला है, सो इट इज थिन वॉल। असेंडिंग लिम्ब कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा है बेटा, सो इट इज थिक वॉल्ड। Ascending limb is impermeable to water. Impermeable to water का मतलब होता है कि वो अपने आप में से पानी को आर पार जाने नहीं देता। Impermeable, permeable यानी परमिशन देना,
इम्परमिएबल यानी परमिशन नहीं देना। जैसे अवस्थी सर इज इम्परमिएबल टू लेट कमर्स, सो जो बच्चे लेट आते हैं लेक्चर में अवस्थी सर उसको आने नहीं देता। अवस्थी सर इज परमिएबल टू हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, जो बच्चा लेट आया पर हार्ड वर्किंग है और कोई जेन्युइन रीजन है तो उसको आने देता है। सो परमिएबल मतलब अलाउ करना, इम्परमिएबल यानी अलाउ नहीं करना। अब जैसे मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक होती है, ठक ठक ठक, क्या करोगे? खोल दोगे। गलत, यही तो गलत हो रहा है ना। पहले वो आई होल में से देखने का भाई, सावधान इंडिया, जागरूक रहो। ओके राइट। अब हमने आई होल में से देखा, अगर हमारा दोस्त है तो हमने दरवाजा खोला, दैट मीन्स हम क्या है? हम परमिएबल है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। पर वही आई होल में से मैंने देखा कि पड़ोसन है, शक्कर मांगने आई, हर बार इसको फोकट का शक्कर चाहिए, इसको फोकट का कोई ना कोई राशन चाहिए, तो हमने दरवाजा खोला ही नहीं। हमने उसको बोल दिया घर में कोई नहीं है। वो चली भी जाती है, बोलती कितना अच्छा घर में कोई नहीं है, पता भी चला घर बोलता है। ओके, फिर उसको याद आता है अरे जब कोई नहीं है तो बोला कौन। फिर वो समझ जाती है अच्छा दिस फेलो इज इम्परमिएबल, यानी ये अब मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, सो ascending limb is impermeable to water, descending limb is permeable to water. इसी के ऊपर ना इसका ऑपोजिट बोलो, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है? पानी का है ना रीअब्जॉर्प्शन करने देता है, बट सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करने देता। सो इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स। ओके, एंड दिस इज परमिएबल टू सॉल्ट्स। अब इसमें बात ऐसी है बेटा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ये चैप्टर में हम लोग आगे चल के वाटर के टर्म्स में बात करेंगे कि किडनी है ना, वाटर का कंटेंट डिसाइड करता है, कितना वाटर रहना चाहिए, कितना वाटर शरीर के बाहर जाना चाहिए। ओके, सो उसके हिसाब से हम लोग ट्रिक बनाएंगे कि असेंडिंग वाला जो है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर ना। अब असेंड होना यानी ऊपर जाना, लाइफ में हर कोई ऊपर जाना चाहेगा बेटा। ओके, तो इसको ऐसे याद रखो, ये अपना ट्रिक है। लाइफ में हमेशा ऊपर जाना, यानी जिस पद पे हो उससे ऊपर जाना, लाइफ में प्रोग्रेस करना इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर जाना यानी असेंडिंग, सो असेंडिंग यानी असेंडिंग लिम्ब, इंपॉर्टेंट यानी इम्परमिएबल। अच्छा, और इम्परमिएबल टू व्हाट? वाटर और सॉल्ट। तो याद रखो जिंदगी में पानी पीना भी जरूरी है। सो असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। फिर इसका उल्टा बोलो, दैट मींस इट इज परमिएबल टू सॉल्ट, और यहां उसका उल्टा बोलो, इट इज डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट। इतना स्प्राइट है, स्प्राइट है बोले तो क्लियर है। ओके फाइन। अब इसके बाद तुम ये याद रखो, कैमल के पास हेनलीज लूप हम इंसान के मुकाबले काफी लंबी होती है। हेनलीज लूप जितना ज्यादा लंबा होगा ना, उतना ज्यादा है ना किडनी क्या करता है? पानी खींचता है और बॉडी को दे देता है। इसलिए पानी की बचत होती है बॉडी में, और यूरिन में इतना ज्यादा पानी बर्बाद नहीं होता। इसलिए कैमल कैसा है ना, ज्यादा से ज्यादा पानी का बचाव कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजर्व कर सकता है अपने बॉडी में, क्योंकि कैमल का हेनलीज लूप काफी लंबा होता है। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, इसी हेनलीज लूप के हिसाब से नेफ्रॉन दो तरह के, कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास छोटा हेनलीज लूप होता है, और कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जिनके पास काफी लंबा हेनलीज लूप होता है। बात देखा ध्यान से। ओके, अब ये जो नेफ्रॉन है जिनके पास छोटा हेनलीज लूप है, ये यूजुअली कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन।
कॉर्टेक्स यानी रीनल कॉर्टेक्स, और ये नेफ्रॉन मेडुला के नजदीक होते हैं, इसको बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। इसको ड्रॉ करके देखते हैं। किडनी का कट सेक्शन का डायग्राम तुझे याद है, ये है पिरामिड। अब कुछ कुछ नेफ्रॉन्स यहां होते हैं, यहां एकदम कोने में। अब बाहर वाला एरिया तो रीनल कॉर्टेक्स है ना, ये बाहर वाला पूरा जोन, और ये जो अंदर वाला जोन है उसको हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। सो जो नेफ्रॉन यहां है एकदम किनारे की तरफ उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन यहां पर है जो मेड्यूला के नजदीक है उसको बोलेंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब ड्रॉ करके अगर हम समझे नेफ्रॉन, इसको पूरा इमेजिन करना पड़ेगा तुझे। तो यहां पर समझो बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पीसीटी है, यहाँ उसका हेनलीज लूप है, यहाँ डीसीटी है। सो ये नेफ्रॉन ना इधर ही खत्म हो जाते हैं, इसका हेनलीज लूप काफी छोटा होता है। बट जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, ये उसका बोमेन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, ये उसका हेनलीज लूप, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। सो इसका हेनलीज लूप काफी लंबा होता है। कैसे याद रखोगे? कॉर्टिकल और जक्स्टा मेड्यूलरी, ये दोनों में से कौन सा वाला वर्ड छोटा है? कॉर्टिकल शॉर्ट, जक्स्टा मेड्यूलरी बड़ा वर्ड है ना, तो लंबा हेनलीज लूप। ऐसा इसको ट्रिक्स के हिसाब से याद रखो। चलो तुमको एक एमसीक्यू देता हूं। अब तुम अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ये ढूंढो कि ये दोनों नेफ्रॉन में से कौन सा नेफ्रॉन ज्यादातर हमारे बॉडी में पाया जाता है और कौन सा नेफ्रॉन बहुत कम होता है। सो मोस्टली विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन आवर किडनी? मोस्टली वी हैव कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। एंड ऐसा कौन सा नेफ्रॉन है जो बहुत कम पाया जाता है? ओके, सो सम ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल और जक्स्टा मेड्यूलरी। सो ये रहा सवाल। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, बहुत ही आसान है, तो इसको ढूंढ लेना बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर देन दैट ये याद रखो, हेनलीज लूप का काम क्या है? हेनलीज लूप हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन को एकदम कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है। So it helps in concentration of urine. That means it helps to conserve water. पानी की बचत करने में शरीर की मदद करता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। आगे बढ़ते। ये छोटे छोटे पॉइंट्स सब नीट में आता है कि कौन से नेफ्रॉन का हेनलीज लूप छोटा है, कौन से नेफ्रॉन का हेनलीज लूप लंबा है। ओके, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्या होता है। फिर जो होमवर्क दिया है ना वो भी पूछते बेटा, सो वो भी ढूंढ के रखना, सो दैट इससे क्या है ना तू साइड बाय साइड टेक्स्ट बुक भी पढ़ते जा बेटा। ऑलराइट, अब हेनलीज लूप के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डीसीटी। पहला पार्ट था ग्लोमेरुलस, फिर बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद हेनलीज लूप, अब पांचवा पार्ट है डीसीटी। फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्यों बोला? बिकॉज इट इज फार अवे, दूर है। सर किससे दूर है? बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से दूर है। ये पीसीटी, फिर आता है हेनलीज लूप, अब ये डीसीटी है। सो डीसीटी जो है वो बोमेन्स कैप्सूल से काफी दूर है, और तो और वो भी स्ट्रेट नहीं है, फोल्डेड है। So it is thrown into folds, or you can say it is thrown into loops. And why tubule? Because it is also a tube-like structure. DCT के अंदर भी you will find cuboidal epithelium.
पर बेटा यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ना, दैट इज विदाउट ब्रश बॉर्डर, यानी इसके पास माइक्रोविलाई नहीं है। अब यही फर्क है पीसीटी और डीसीटी में। पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम था जिसके पास माइक्रोविलाई भी था, ब्रश बॉर्डर था बेटा, और यहां पर सिर्फ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है विदाउट एनी ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविलाई। नेक्स्ट, डीसीटी किस काम आता है? डीसीटी में मेन जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी ये पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। इसमें उल्टा बॉडी से बचा कुचा कचरा डाल दिया जाता है। सो लास्ट में जितना भी क्रिएटिनिन है, ओके, क्रिएटिनिन नाम का कचरा, क्रिएटिनिन है, सोडियम एक्स्ट्रा है, अगर पोटेशियम है, ओके, या तो फिर क्लोराइड्स है, सो ये सारे कचरे इसमें डाल दिए जाते हैं बेटा। दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थोड़ा बहुत सोडियम भी रीअब्सॉर्ब करता है और थोड़ा बहुत वाटर भी रीअब्सॉर्ब करता है। उसका क्या मैकेनिज्म है दैट वी विल सी बेटा। देन द लास्ट पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट। शुरुआत के हिस्से को बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और इसी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो स्टार्टिंग में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है बेटा। इसका एक ही फंक्शन है, इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन, ऑलराइट। सो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद तुम अपना टेक्स्ट बुक रीड करो और एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर and keep your excretory system healthy. Thank you.